नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत शीर्षक का ही तात्पर्य है कि बाल गोविंद नामक व्यक्ति हैं और उनके जीवन की अनेक विशेषताएं हैं। आखिर उनके जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं जिससे राम वृक्ष बेनीपुरी जी अर्थात लेखक प्रभावित होते हैं और उन्हें अपनी रचना का शीर्षक बनाते हैं। आइए देखा जाए कि बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं की वजह से राम वृक्ष बेनीपुरी जी अपनी शीर्षक के माध्यम से उनकी विशेषताओं को शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लेखक उनके बारे में बताते हैं कि बाल गोविंद भगत काफ़ी लंबे चौड़े नहीं थे, मझोले कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, लंबी दाढ़ी भी नहीं रखते थे और लंबे लंबे जटा अर्थात बाल भी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। इस तरह की उनकी ये विशेषताएं हैं जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा बताई जा रही है। किस तरह से कम कपड़े पहनते। ठंड आती तो बस एक काले रंग की कमली मतलब कंबल ओढ़ लेते हैं और हमेशा ललाट पर रामानंदी टीका लगाए रहते हैं। फिर गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला और गले में एक माला पहनते हैं। वह माला किसकी होती है? तुलसी जी का जो पौधा होता है उस पौधे की जो जड़ होती है उस जड़ को काट कर बनाया हुआ उसको वह छोटा सा उसी तुलसी के उस लकड़ी से बने हुए माले को पहनते हैं। फिर आगे कहते हैं ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यह हम नहीं कह सकते हैं कि वह पूर्णतः साधु थे। नहीं, क्यों? बिल्कुल गृहस्थ। वह एक गृहस्थ भी थे। कैसे? उनकी गृहणी की तो मुझे याद नहीं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा उनकी गृहणी के बारे में बताया जा रहा है कि याद नहीं। और उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, लेकिन मैंने उनके बेटे और पतोहू को देखा। इस तरह से यह मालूम चला कि वह गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किए थे। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके पास थोड़े खेत बाड़ी भी थे और एक साफ सुथरे मकान भी थे, किंतु खेती बाड़ी करते। लेखक बताते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी यह बताने का प्रयास करते हैं
कि बाल गोविंद भगत जी खेती भी करते, परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, और साधु की सभी परिभाषाओं में वह खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। कबीरदास जी को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और कबीरदास जी के ही बताए हुए रास्ते को अपनाते और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते। यह हमेशा प्रयास करते हैं कोई कभी झूठ न बोलना, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार के बारे में लेखक बताते हैं, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक अर्थात आपसी जो बात होती है वह किसी से करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, न किसी से खामखा मतलब बेवजह झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ नहीं छूते, किसी की चीज़ भी नहीं छूते, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते, लेखक बताते हैं कि इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल मतलब आश्चर्य होता। क्या इस बात का आश्चर्य? कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब कौन है उनके लिए? कबीरदास जी है। जो कुछ खेत में पैदा होता, जो कुछ भी उनकी खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो कुछ भी उनके खेत में पहले पैदा होता उसे वह सिर पर लाद कर पहले वह साहब अर्थात कबीर मठ जो बना था उसके दरबार में ले जाते। तो जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब, एक कबीरपंथी लोग विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का मठ था। उनके घर से 4 कोस दूर पर वह दरबार में भेंट रूप लिया जाकर, और इस तरह जो भी खेत में सब लेके जाते थे और दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता, प्रसाद के रूप में जो उन्हें वापस मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब देखिए कितने बड़े वह उदार व्यक्ति थे कि जो भी उनके खेत में पैदा होता था उसे वह सीधे कबीर मठ में ले जाते थे और वहाँ पर वह लोग उसको रख लेते थे, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत वापस करते थे उसे वह प्रसाद समझ कर ले आते थे, उसी से अपना गुजर बसर चलाने का प्रयास करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत जी की दिनचर्या के ऊपर मैं मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, और उनके मधुर गान जो सर्वदा सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सादे पद, कबीर के वह सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते। और इस तरह से आषाढ़, एक लेखक एक समय की रचना कर रहे हैं, वह होता है आषाढ़ महीने की रचना। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, धान की समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है, कहीं रोपनी हो रही।
धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर। कलेवा मतलब होता है सुबह सुबह का नाश्ता। बच्चे उछल रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है। आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। धूप का कहीं नाम भी नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी ठंडी पूर्वा हवाएं चल रही हैं। और ऐसे स्थिति में, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। तब तक सभी लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। तब तक एक तरफ से कोई आवाज़ चलती हुई आ रही है। यह नहीं पूछना पड़ेगा यह कौन है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है और धान की गड़ाई कर रहे हैं। उनकी अंगुलियां एक एक धान के पौधे को प्रतिबद्ध खेत में बिठा रही है। एक एक धान के पौधे को अंगुलियां उनके खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। ऐसा लगता है वह अपने स्वरों को, अपने संगीत के शब्दों को अपने स्वरों के माध्यम से आसमान की ऊंचाइयों की तरफ भेज रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, और कुछ स्वर के शब्दों को इस पृथ्वी पर खड़े लोगों के कानों तक। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ काँप उठते हैं और इस तरह काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। औरतें बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनती हैं तो वे भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाए पैर ताल से उठने लगते हैं और हलवाए भी संगीत के माध्यम से अपने पैरों को रखना शुरू कर देते हैं। रोपनी करने वाले की अंगुलियों एक अजीब क्रम में चलने लगती है और जो रोपनी करने वाली जो महिलाएं हैं, जो थक चुकी हैं, लेकिन उनके संगीत का जादू इस तरह से पड़ता है, उनकी अंगुलियां अजीब क्रम में अब चलनी शुरू हो जाती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या यह जादू? लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। भादों की अंधेरी अधेरिया रात, कहते हैं कि ये तो महीना आषाढ़ का था। अब भादों महीने का जिक्र करते हुए लेखक बताते हैं भादों की वो अंधेरी अधरिया अधरथ गया। कहते हैं भादों महीने की वो आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। कुछ ही समय पहले मूसलाधार वर्षा हुई थी, अब खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। बादल भी गरज रहे हैं आकाश में, बिजली की तड़प हो रही है सुना, किंतु अब झिल्ली की एक झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। भले ही कितने भी मेढक टर टर कर लें, लेकिन बाल गोविंद भगत के संगीत के कोलाहल यानी शोर को लोग अपने आवाज़ के माध्यम डुबो नहीं सकते। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही, धीरे धीरे बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे। यानी गांव के लोगों को संदेश देते हैं कि हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों
वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, सारा संसार जब निस्तब्धता में सोया है और इस तरह से बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जागते जागते वह गांव वालों से कहते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जब उन्हें गांव में ऐसे अपरिचित व्यक्ति दिखाई देते हैं जो उस गांव के नहीं रहते हैं, तो बाल गोविंद भगत को एहसास हो जाता है कि तो बाहरी व्यक्ति है, चोरी करने के उद्देश्य से इस गांव में आया हुआ है। तो फिर वह कहते हैं कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा कार्तिक, और इस तरह से अपने संकेतों के माध्यम से गांव वालों को जगाने का प्रयास करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई और इस तरह से बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनने बाद गांव के लोग सजग हो उठते हैं और अपने अपने घरों की रखवाली करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से कार्तिक माह आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ मतलब प्रभात काल में गाने जाने वाले गीतों को हम प्रभातियाँ कहते हैं, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही, और इस तरह से इन दिनों वह सवेरे उठ जाते हैं और सवेरे उठकर अब कार्तिक माह का जो अवतरण है हम आपको कल के वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे।